दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के पूरे प्रोसेस को देखेंगे। इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन से जुड़े हुए हर सवाल को डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेना चाहते हो तो उस केस में भाई फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बीच में क्या फ़र्क होता है। अलग अलग प्रकार के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन देता है, जैसे कि शौर्या हो गया, अलग अलग प्रकार के जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन देता है एक एक करके वो भी सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वीडियो के अंत में मैं आपको होम लोन कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि मान लो अगर आप 30 साल का होम लोन लेते हो तो इसे कैसे हम आसानी से 15 सालों के अंदर हम एक तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो होम लोन की पूरी जो इंटरेस्ट टेबल बनती है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सारे के सारी चीज़ों को, जो भी ये एक एक मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मान लो आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, ठीक है जी, तो उसका पूरा प्रोसेस भी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये बात मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी परचेज का प्रोसेस पता होगा कि बयाना क्या होता है, रजिस्ट्री कैसे होती है, और काफ़ी लोग सिर्फ होम लोन का प्रोसेस जानने आए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है ना कि प्रॉपर्टी भी 90% लोग अपने जीवन में एक ही बार खरीदते हैं। तो ऐसा है कि हम एक बार पहले प्रॉपर्टी का प्रोसेस, साथ में बैंक का क्या क्या रोल रहेगा, इसको एक बार आसान भाषा में समझते हैं। फिर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन देने का पूरा प्रोसेस है, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, देखो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको बैंक में जाना है। ठीक है जी, सबसे पहले प्रॉपर्टी भी आपको बाद में परचेज, मतलब जो भी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो या आप मान लो प्रॉपर्टी देख रहे हो तो उसे आप बाद में देखो। सबसे पहले आप बैंक से सैंक्शन लेटर लो। आपको क्या करना है, मान लो आपके मन में ख्याल आया कि अपना घर लेना है, तो घर वर हम बाद में देखेंगे कौन सा लेना है, कहाँ लेना है। सबसे पहले मैं बैंक में जाऊँगा, बैंक में जाके कहूँगा कि मेरे को जी होम लोन चाहिए। ठीक है, बैंक कहेगा कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी कहीं जॉब करते हो या फिर अपना बिजनेस करते हो। अगर तो आप कहीं पे जॉब करते हो तो बैंक आपको कहेगा कि आप मेरे को फॉर्म 16 दे दो। ठीक है जी, अच्छा इसके साथ साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दो। अपनी ITR वाईटीआर फाइल करते हो तो अच्छी बात है, वो बैंक को दे दो। तो आप जितना महीने में कमाते हो, मान लो अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो अमूमन बैंक इसका 60 गुना मैक्सिमम आपको होम लोन के लिए सैंक्शन लेटर दे देगा। यानी अगर कोई महीने का 1 लाख कमाता है तो ये 60 लाख तक या 70 लाख तक बैंक इसको होम लोन की एक सैंक्शन लेटर दे सकता है। दूसरी तरफ आपके पास अब बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक बंदा आपके ऑफिस में, जहाँ पे भी आप वर्किंग हो, वहाँ पे आएगा ये वेरिफिकेशन करने के लिए कि आप सच बोल रहे हो, कि आप ऐसा नहीं कि ना मैं बोल दूँ कि मैं टाटा में काम करता हूँ और टाटा में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मैंने फर्जी ईमेल आईडी बना करके बैंक को मेल आईडी दे दी अपनी ऑफिशियल। ऐसा नहीं, मेरे बैंक में भी मेरी कंपनी में भी बैंक वेरीफाई करने के लिए आएगा। ठीक है जी, दूसरी चीज़, मेरे घर पे भी, जहाँ मैं अभी हाल फिलहाल चाहे किराए पे रह रहा हूँ या कहीं पे भी रह रहा हूँ, वहाँ पे भी वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूँ कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो इस केस में मेरे को अपनी करंट ITR, अपनी बैंक स्टेटमेंट, कई बार बैंक 3 साल की मांग लेता है, कई बार 1 साल की मांग लेता है। ठीक है, तो जो भी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस टेबल, जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं, मेरे को बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। बैंक जो भी मेरा दुकान है, फैक्ट्री है, जो भी मेरा बिजनेस है, वहाँ पे बैंक आएगा, वो मेरी सेल को भी ऑब्जर्व करेगा कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। तो ये सब कुछ देखते हुए वही चीज़ें, अगर मैं कहता हूँ कि मैं महीने का लाख रुपए कमाता हूँ तो इस केस में भी 60 गुना तक बैंक मेरे को सैंक्शन लेटर दे देगा। तो मोटी बात अभी तक यही रहे कि एक बार मेरे को बैंक से सैंक्शन लेटर मिल जाए। अभी सैंक्शन लेटर क्या होता है, एक कागज़ होएगा, ठीक है जी, उस पर सब कुछ लिखा होगा कि फलाना फलाना जो भी कस्टमर है, इसको हम मान के चलो कि 1 करोड़ का अप्रूवल आ गया, मान ली, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, हम कहते हैं 50 लाख का मेरे पास वो आ गया। ठीक है जी, कि बैंक मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन दे देगा। तो मेरे पास सैंक्शन लेटर आ गया 50 लाख रुपए का। ठीक है जी, उस पर सब कुछ लिखा होगा कि आपसे हम प्रोसेसिंग फ़ीस जो है
0.5% चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी होंगी, तो इस सैंक्शन लेटर के ऊपर मेरे को साइन करके बैंक को दे देने हैं, ठीक है जी। अब ये जो सैंक्शन लेटर है, मतलब उस टाइम तुरंत साइन करने की जरूरत नहीं होती, एक बार आपके पास मेल पे आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है अब मैं प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा बजट तो अब बनेगा ना। देखो अब मान के चलोगे मैं कहीं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, मान लो मेरे पास घर पे 50 लाख रुपए खुद का पड़ा है एफडी वेफडी की फॉर्म में, मेरे को पता है ये 50 लाख मेरा है, साथ में 50 लाख रुपए का मेरे पास सैंक्शन लेटर आ चुका है। तो अब मैं अपना बजट बनाऊंगा ना कि भाई अब मैं जो प्रॉपर्टी देख सकता हूँ वो 1 करोड़ तक की देख सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहला काम ये करना है, बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना है। एक बार सैंक्शन लेटर मेरे पास आ गया तो ये सैंक्शन लेटर जो मेरे को मिला है ये 6 महीने तक वैलिड है। मैं कभी भी 6 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर्टी देख सकता हूँ और इस लोन को चुटकी बजा के अपने पास, मेरा जिससे ही प्रॉपर्टी लूँगा बैंक उसे पैसा दे देगा। अगर मान लो किसी का सैंक्शन लेटर एक्सपायर हो गया, 6 महीने तक भी उसने प्रॉपर्टी नहीं देखी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रिक्वेस्ट के अंदर अंदर ये सैंक्शन लेटर फिर से भी रिन्यू हो जाता है। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगेंगे जो मौके पे जब रिन्यूअल के टाइम चल रहे होंगे, ठीक है जी। अब मैं प्रॉपर्टी देखना शुरू करूंगा। प्रॉपर्टी देखने के लिए अमूमन हम क्या करते हैं, ब्रोकर के साथ बात करते हैं, ब्रोकर प्रॉपर्टी दिखाता है। मान लो मैंने प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर ली। अब प्रॉपर्टी मैंने फाइनलाइज करी, लेट सपोज 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, यही मान के चलते हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो गई। फिर क्या होगा, ब्रोकर को मैं एक बार टोकन मनी दे दूंगा 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है मेरी ये फाइनलाइज कर दो, ठीक है जी। ब्रोकर क्या है, प्रॉपर्टी को फाइनलाइज कर देगा। अब जब प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास एक तरह से फाइनलाइज हो चुकी है, फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर, मतलब ये कहा जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम बयाना कर लेंगे। बयाना एक तरह से हम बोल देते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल इंग्लिश में बोल देते हैं, और लोकल भाषा में हम उसे बयाना बोल देते हैं। फिर बयाना किया जाएगा। बयाने का सिंपल मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है तो इसका 25% यानी 25 लाख रुपए मेरे को एक तरह से जमा करना पड़ेगा सेलर के पास, ठीक है। वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, चाहे कैश, जैसा भी आप चाहो। 25 लाख रुपए आपको सेलर को देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा बयाना। अब बयाने के बाद अमूमन 45 से लेकर के 60 दिन का टाइम रखा जाता है कि हम 45 से 60 दिन के बाद रजिस्ट्री करेंगे जी, रजिस्ट्री करेंगे, ठीक है जी। अब रजिस्ट्री से पहले भी मान लो मान के चलो कि यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 जनवरी को 2024 को बयाना हो गया। अब 45 से 50-60 दिन पकड़ के चलो, 60 दिन मैक्सिमम टाइम है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्री नहीं कराई गई तो ये बयाना मर जाएगा। जो मैंने 25 लाख रुपए दिए हैं सेलर को, ये मेरे ख़त्म हो जाएंगे, वो सेलर के हो गए, ठीक है। तो मेरे को अगले 60 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्री करानी ज़रूरी है। 1 जनवरी को अगर बयाना हुआ है तो इसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको एनओसी निकलवानी होगी उस प्रॉपर्टी की, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये आप जैसे मान के चलो हरियाणा में हो तो हुड्डा चलता है यहाँ पे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। पंजाब में हो तो यहाँ पुड्डा चलता है, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देख लो, आप दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, जहाँ रहते हो, तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे सेलर की और जो बायर है, ठीक है, उसकी एक एक करके फ़ोटो होएगी, दोनों की फ़ोटो खींची जाएगी। एनओसी का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, यानी जो बायर है, जो अभी तक 25 लाख रुपए सेलर को दे चुका है, एनओसी होते के साथ ये बायर जो है ना, ये 50% प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। तो मैं आपको पहले ना आसान भाषा में सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर एसबीआई होम लोन पे भी चलेंगे। तो ये हमारा जो क्या नाम है, सेलर है, सॉरी जो बायर है, वो 50% प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। मान लो ये 10 जनवरी के आसपास हमने एनओसी भी निकलवा ली। अब एनओसी निकल गई, ये एनओसी आपको किसको भेजनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एसबीआई को भेजनी है, ठीक है जी, कि भाई मेरा एनओसी का काम हो गया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, सबसे पहले वैल्यूएटर को भेजेगा, ठीक है जी। वैल्यूएटर का क्या काम है कि आप जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीद रहे हो, क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ है या नहीं है, तो उसकी वैल्यूएशन लगाएगा। हो सकता है वो कह दे जी 1.10 करोड़ की है, हो सकता है वो कह दे 98 लाख की है। तो वैल्यूएटर का काम है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करना। ये आपसे 2 से 3 हज़ार रुपये बैंक इस चीज़ के चार्ज करेगा। साथ साथ बैंक का लीगल
टीम जो है, लीगल टीम इन द सेंस बैंक की तरफ से एक लॉयर, वो जाएगा, वो जा करके आप एनओसी बैंक को दे चुके हो, उस प्रॉपर्टी का पूरा लीगल काम चेक करेगा कि कहीं प्रॉपर्टी किसी और के पास मॉर्टगेज तो नहीं पड़ी, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास पहले से गिरवी तो नहीं पड़ी, प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, प्रॉपर्टी की पूरी 13 साल की प्रॉपर्टी चेंज जो है उसे वेरीफाई करेगा। यानी वो लीगल अप्रूवल जब आपको दे देगा ना, देखो बैंक से लोन लेने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके साथ ना फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक पूरी की पूरी अपनी लीगल कार्रवाई कर लेगा। ठीक है जी, अब मान के चलो कि ये 20 जनवरी के आसपास हमारी पूरी लीगल कार्रवाई होगी, अपनी आप पेमेंट रेडी करो और फाइनली जा करके हमारा रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्री वाले दिन कुछ नहीं करना आपको। रजिस्ट्री की फ़ीस बेसिकली ये रहती है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, हरियाणा पंजाब की, तो 6.25% रहती है अगर खाली फीमेल के नाम पे, वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज़ की जा रही है। 7.25% फ़ीस रहती है गवर्नमेंट की अगर वुमेन प्लस मेल जॉइंट परचेज़ की जा रही है, और 8.25% फ़ीस रहती है मेल के लिए। ठीक है जी, तो ये फ़ीस है। अमूमन मैं ऐसे पंजाब की दे रहा हूँ, बाकी स्टेट बाय स्टेट ये डिपेंड करती है, इतनी तो फ़ीस रहती है। अगर मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ नोएडा का, तो नोएडा में ये फ़ीस तो लगती ही लगती है, सिर्फ नोएडा का है ये, उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं लगता। नोएडा के अंदर ये फ़ीस तो लगती ही लगती है, साथ में एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ़ीस भी लगती है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ़ीस, ये लगती है शायद 40 रुपये पर स्क्वायर फीट लगती है, ऐसे ही कुछ है, मतलब देख लेना। तो ये भी आराम से 3-4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तो ये एक्स्ट्रा फीस लगती है। भाई चीज़ें जगह से जगह डिपेंड करती है। एक चीज़ और है, एक बार जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी ना, रजिस्ट्री होने के 2 दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा वहीं से ही तहसील से। वो तहसील से जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा में हुड्डा चलता है, पंजाब में पुड्डा चलता है, वहाँ जाके इसे बोलते हैं चेंज ऑफ ओनरशिप। ये चेंज ऑफ ओनरशिप को हिंदी में कई बार हम इंतकाल भी बोल देते हैं। ये चेंज ऑफ ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है ये सबमिट होएगा, तब माना जाएगा कि फाइनली जो बायर है उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो चुकी है। ठीक है जी, ये सारा का सारा मोटा मोटा कंसेप्ट था एक घर खरीदने का। ठीक है, अब घर खरीदने के लिए मान के चलो कि देखो एक बीच में ना वाइट ब्लैक भी चलता है। जैसे मान लो सब अब चल रहा है देश में, तो मैं आपको बता देता हूँ, है सारा का सारा 2 नंबर का फर्जी काम है। ठीक है, बस जो चल रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, अब मान के चलो किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर ली। ठीक है जी, अब बैंक क्या कहेगा, मान ले उसके पास सैंक्शन लेटर कितने का है, 50 लाख का है। ठीक है, अब ये कहेगा 50 लाख तो इसकी अपनी जेब में थे। ठीक है, ये इसके पास खुद पड़ा था, ये इसको क्या करेगा, ये दिखाएगा ही नहीं। घर कितने का खरीद रहा है, 1 करोड़ का खरीद रहा है, ये कहेगा कि मैं रजिस्ट्री 50 लाख की ही कराऊंगा। रजिस्ट्री 1 करोड़ की नहीं कराएगा, रजिस्ट्री 50 लाख की ही करवाएगा ये। ठीक है जी, और क्या बोलते हैं, जो इसके पास पैसे पड़े थे ये इसको जो है ब्लैक की फॉर्म में इसका कैश कन्वर्ट करके सामने जो बेच रहा है उसको दे देगा। ठीक है, तो ऐसा चलता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा आपको, ऐसा चलता है देश में, लगभग हर दूसरा बंदा ये काम करता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको तो कर देगा ब्लैक में, इसको कर देगा ये वाइट में ही रखेगा। तो इससे होगा क्या, जब वो रजिस्ट्री की फ़ीस लगती है ना 6.25%, 7.25%, तो वहाँ पे उसको फ़ायदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको 1 करोड़ के पीछे 7.25% नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री 50 लाख की वो करवा रहा है, तो 50 लाख के पीछे ही 7.25% देना पड़ेगा। तो ये टैक्स बचाने के लिए लोग करते हैं, जो कि वैसे गलत है। बाकी आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है जी, अब आते हैं बैंक के प्रोसेस के ऊपर। बैंक कैसे करता है, देखो पहली चीज़ LTV का कंसेप्ट होता है, लोन टू वैल्यू का। ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने 50 लाख का लोन लिया। ठीक है, अब इस केस में तो मैंने आपको बताया ना कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, लेकिन मान लो और एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो 50 लाख का सैंक्शन लेटर मेरे पास आ गया। ठीक है जी, अब ऐसा नहीं आप कह सकते कि मान के चलो सैंक्शन लेटर मेरे पास 50 लाख का आ गया और मैं प्रॉपर्टी भी 50 लाख की देख के बैठा हूँ। ठीक है, कि मान लो एक घर है, इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई बैंक पूरे के पूरे पैसे आप भर दो और प्रॉपर्टी पे लोन चढ़ा दो। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा। बैंक कहेगा, LTV का कंसेप्ट लेके आया है, लोन टू वैल्यू का। यानी बैंक पहले केस में कहेगा कि अगर घर की वैल्यू 30 लाख रुपए से कम है
जो कि इस केस में नहीं है। अगर 30 लाख से कम होती ना तो 90% तो बैंक लोन दे देता, लेकिन 10% आपको अपनी जेब से ही पैसा भरना पड़ता है एज ए डाउन पेमेंट। अगर घर की वैल्यू 30 लाख से लेके 75 लाख के बीच में होती तो जितने का भी घर होता, मान के चलो वैल्यू 60 लाख है घर की, ठीक है जी, तो इस 60 लाख के पीछे 80% तो बैंक लोन दे देता, यानी 48 लाख तो लोन दे देता, लेकिन 12 लाख आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती, ठीक है जी। ऐसे ही मान लो अगर घर की वैल्यू 75 लाख से ऊपर की है, ठीक है, तो उस केस में बैंक कहता है कि 75% तो मैं लोन दे दूंगा, बाकी 25% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। कि अगर मान लो घर 1 करोड़ का है तो बैंक 75 लाख का तो लोन दे देगा, लेकिन 25 लाख रुपए आपको एज ए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये LTV का कंसेप्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आज SBI के जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं वो 8.5% से या 8.40% से शुरू हो जाते हैं, तो वही 8.5 पे मिल सकता है, 8.60, 8.60 पे भी मिल सकता है, 8.70 पे भी मिल सकता है, आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। मान लो आपको लोन मिल गया 9%, आसान कैलकुलेशन के लिए हम लेके चलते हैं, ठीक है जी। आप कहते हो मेरे को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए, ठीक है। अब फिक्स्ड का मतलब ये है कि आज 9 पे है और आपने कहा कि मेरे को 30 इयर्स के लिए लोन चाहिए, तो अगले 30 साल तक 9% पे ही आपको लोन चलता रहेगा। भले ही कल को होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े घटें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% ही चलता रहेगा। दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आज 9% है, हो सकता है कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI के बढ़ जाएं, 10% हो जाए, तो आपके बचे हुए लोन जो हैं वो 10% के हिसाब से बची हुई किस्तें 10% के हिसाब से भरनी पड़ेंगी। हो सकता है कि लोन 8% हो जाए कल को, तो बची हुई किस्तें 8% के हिसाब से आपको भरनी पड़ेगी। तो इसका मतलब होता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग हम देख चुके हैं, टेन्योर देख चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन 30 इयर्स के लिए आपको मिल सकता है। आप ये नहीं कह सकते 50 साल के लिए लोन दे दो, ठीक है जी। और कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम देख चुके हैं उसका। और ये भी हम देख चुके हैं कि जितनी मंथली सैलरी है उसका 60 टाइम्स तक ही मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक होम लोन देता है, ठीक है। अब एक बात आती है कि होम लोन लेते वक्त कौन कौन से चार्जेस मेरे को बैंक को देने हैं, ठीक है जी। पहला चार्ज तो हो गया प्रोसेसिंग फ़ीस। अब ये प्रोसेसिंग फ़ीस इतनी ज़्यादा नेगोशिएबल है ना, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अक्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ये कहता है 0.40% हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस है, यानी अगर 1 करोड़ का लोन लिया तो इसका 1% हो गया 1 लाख और 0.40 यानी 40,000 हो गई। 1 करोड़ के पीछे 40,000 प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है 40,000 देने की। देखो पता क्या होता है, जब भी हम बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं ना, भले वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कुछ भी हो, अगर मान लो मैंने ब्रांच में जाके अप्लाई कर दिया, तो उस केस में अगर तो मैं दिखा रहा हूँ कि मैं नीडी हूँ, मेरे को चाहिए, आज चलो आप कुछ भी चिपका रहे हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैंक आपकी, जिसको बोलते हैं ना, ले लेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो, आप एकदम टशन से जा रहे हो कि होम लोन चाहिए और बैंक आपको कह रहा है कि नहीं नहीं, होम लोन के साथ तो आपको टर्म प्लान भी लेना पड़ेगा, होम लोन के साथ आपको 5 लाख की एक FD भी बैंक के पास जमा करनी पड़ेगी, इसके ऊपर लीन लगेगा। यानी बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो टारगेट के भूखे होते हैं, उनको जो जो दिखता है वो उनका मन करेगा ना, कहेंगे जी ये कैसे ही भी चलानी पड़ेगी साथ में आपको। तो आप मजबूर अगर दिखोगे छोटा सा मुंह लेकर के, तो आपको सब कुछ चिपकाएंगे, है ना। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सैंक्शन लेटर जब आ गया आपके पास, सैंक्शन लेटर पे सब कुछ आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, प्रोसेसिंग फ़ीस इतनी है, जो नेगोशिएशन करनी है यहीं कर लो, उससे जो नेगोशिएट करना है यहीं कर लो, उसके बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाना। वो कहेगा ना बाद में कर देंगे जी, कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं भाई, प्रोसीड आगे करना है तो बता, नहीं मैं दूसरे बैंक से ले लेता हूँ। अगर आप इस एटीट्यूड से जा रहे हो ना, बैंक आपकी हर बात मानेगा, सीधी सी बात है। और एक चीज़ और बताता हूँ, सैंक्शन लेटर आ गया, मान लो आपने प्रॉपर्टी भी परचेज मतलब देखनी शुरू कर दी, प्रॉपर्टी का आपने बयाना भी दे दिया 25% का, और रजिस्ट्री की अपडेट आने वाली है, 10 दिन के बाद रजिस्ट्री होनी है। आपने बैंक को कहा है कि फलानी फलानी इस तारीख को मेरी रजिस्ट्री होनी है, अपने चेक लेकर के आ जाना। इस टाइम पे बैंक वाले ऐसी गेम खेलते हैं, भाई मैं
7 साल से बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है, ठीक है, कि होम लोन टीम कैसे काम करती है। इस टाइम पे ऐसे फ़ोन करेंगे आपको बीच में कि सर हमारी क्रेडिट टीम ने ना आपका जो लोन है ना वो होल्ड पे रख दिया। अच्छा जी, क्यों रख दिया? क्योंकि आप तो घबरा जाओगे कि 10 दिन के बाद मेरी रजिस्ट्री होनी है, 25 लाख रुपए अगर 1 करोड़ का आपने लिया और 25 लाख बयाना देख चुके हो, आप घबरा नहीं जाओगे यार मेरा 25 लाख तो डूब जाएगा, अगर कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा लोन का? आप तो घबरा जाओगे, आप कहोगे क्या हो गया, क्या चाहिए? आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, एक ना आपको एफडी करानी पड़ेगी, नहीं नहीं एक ना आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, नहीं नहीं एक ना आपको टर्म प्लान लेना पड़ेगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ ना कुछ चिपकाएंगे आपको कि भाई जो लेना है ले ले और मेरा जो लोन है वो चला दे। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन आप उस टाइम अगर उस एटीट्यूड में कहोगे कि भाई साहब एक बात बताओ, सैंक्शन लेटर का मतलब क्या होता है? जब जो बात खोलनी थी उस टाइम पे खोलते ना, अब क्या बीच में आप घुसा रहे हो कि फलाना खरीदना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा, वो खरीदना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि क्या क्या चीज़ें आपको और कैसे आपको डील करना है। हाँ ये चीज़ है, कुछ कुछ बैंक जैसे मान के चलो आईसीआईसीआई हो गया, इस चीज़ में अच्छा है कि चिपकाता नहीं है आपको कि टर्म प्लान लेना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना, हाँ क्रॉस सेल तो करेगा लेकिन फिर भी मान जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि नेगोशिएट हर जगह आपको करना पड़ेगा। अक्सर बैंक ना प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस है वो तो करते ही करते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि जब तक आपका लोन का टेन्योर चल रहा है ना तब तक आपको अपना एक टर्म प्लान 50 लाख का तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा। इसका फ़ायदा भी ये होता है, ले भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनकेस कल को जिसके नाम से होम लोन है उसे कुछ हो गया तो ये फिर 50 लाख का बोझ परिवार के ऊपर आ जाता है, और बैंक तो फिर वही चीज़ है कि परिवार को तंग करेगा, तो इसलिए ये ले भी लेना चाहिए, ठीक है जी। तो जितने का लोन है वो उतने का आपको एक तरह से टर्म प्लान अपने लिए ले लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी मत लो, ना हेल्थ इंश्योरेंस लो और ना ही ये बोलते हैं ना, कई बार बोल देते हैं एफडी करानी पड़ेगी, कई बार बोलेंगे जी एक इन्वेस्टमेंट कर दो किसी फंड में, कुछ नहीं करने की बाकी ज़रूरत, ठीक है जी। और रही बात प्रोसेसिंग फ़ीस की, इसको भी आराम से तोड़ो, बोलो जी मैं तो 0.10% ही दूंगा, 10,000 पे लो, ज़्यादा से ज़्यादा 0.20%, ये आराम से नेगोशिएबल होती हैं, ठीक है जी। जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कोटक का होम लोन इस चीज़ में स्पेशल है कि उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 0 है, तो अच्छी चीज़ है। और मैं एक चीज़ कहूँ, चलो हम ये वीडियो एसबीआई की होम लोन की डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि एसबीआई से लेना है। मैं ये कहता हूँ जहाँ आपको सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, जहाँ आपको सबसे कम प्रोसेसिंग फ़ीस मिले, उस बैंक से लो। बस एसबीआई तो अंधा ट्रस्ट है हमारे देश में, तो ठीक है भाई, चलो फिर वो वीडियो हम बना रहे हैं तो अभी इसमें तो हम एसबीआई को डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज़ आपको इससे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे सस्ती प्रोसेसिंग फ़ीस मिले तो आप कहीं से मर्जी ट्राई करो, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी कोटक का तो एक सेविंग्स अकाउंट है, वो भी 0 बैलेंस खुलता है, कोटक 811 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। ये भी बहुत शानदार अकाउंट है, इसकी कोई फीस नहीं लगती है, एकदम 0 बैलेंस है। इसका भी अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। उससे भी आप घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी से ही खोल सकते हो, ठीक है। बाकी चार्जेस की बात करें तो पहला तो प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। दूसरा जो आपका लॉयर है, बैंक का जो लॉयर है वो प्रॉपर्टी की जो वेरिफिकेशन करेगा कि प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, वो भी आपसे लगभग 3-1 हज़ार रुपये चार्ज करेगा। ऐसे ही एक आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा अपने लिए, टर्म प्लान वगैरह, उसकी महीने की किस्तें हो जाएंगी, आपके लिए लग जाएगी, ठीक है। तो और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो इंश्योरेंस आपको मिलेगा ना, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, आपके 2 लोन अकाउंट नंबर जनरेट होंगे। मान लो आपने होम लोन ले लिया, एक तो जो घर के जो आपने लोन लिया है उसकी किस्तें बनेंगी, एक और लोन अकाउंट नंबर जनरेट होएगा जिसमें आपका ये जो इंश्योरेंस चिपकाना तो नहीं है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, ले लेना चाहिए। इसके लिए जो किस्तें कटेंगी ना 400-500 रुपये, इसका एक अलग अकाउंट शुरू हो जाए। तो कई लोग क्या करते हैं, बैंक वाले इवन कस्टमर को कहेंगे नहीं सर ले लो, कई बार कस्टमर कहता है मैं नहीं लेता, तो बैंक वाले कहेंगे सर ले लो 2-3 किस्तें भर के मत भरना, इसको वो कर देना, लेकिन मत इसको डिफ़ॉल्ट मत करना, क्योंकि अगर इसको डिफ़ॉल्ट करोगे ना तो ये एज अ लोन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा आपका, और सिविल स्कोर की आपकी फिर खटिया खड़ी हो जाएगी। तो इसको डिफ़ॉल्ट कभी मत करना, ठीक है, तो इसको भरते रहना हमेशा, ठीक है जी। और एक अभी ये इसी साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको आर्टिकल 6 बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो सैंक्शन लिमिट, जितना भी बैंक ने मेरे को सैंक्शन लेटर दिया, जैसे हमारे केस में 50 लाख का मिला, ठीक है जी,
तो 50 लाख का 0.25% यानी 50 लाख का 1% हो गया 50,000, 50,000 का चौथा हिस्सा हो गया 12,500। तो 12,500 रुपये ये मेरे को आर्टिकल 6 एज अ गवर्नमेंट को फीस पे करनी पड़ेगी। ये पहले तक नहीं लगता था, लेकिन अब हमारे देश में यही है कि हर चीज़ पे जितना टैक्स लपेटना है लपेटते चलो। तो ये आर्टिकल 6 अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जस्ट इसी साल, 2-3 महीने ही हुए हैं इसको। इस पर 0.25% फीस लगती है, जितना भी आपका जो वो है सैंक्शन लेटर जो मिला है उस पर जो भी अमाउंट लिखी गई है उसका 0.25%। ठीक है, अब एक बार फटाफट देखते हैं कि एसबीआई के अलग अलग प्रकार के होम लोन क्या हैं। वैसे मोटा मोटा तो हमने सब कुछ देख लिया, तो अलग अलग ये हैं। पहला है एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन। ये उसको मिलेगा जो कहीं पे सैलरीड हैं, कहीं जॉब वॉब करते हैं तो उन्हें मिलेगा। वही चीज़ है 30 साल के लिए मिलेगा, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। और वही चीज़ है कि प्रोसेसिंग फ़ीस जैसे 0.40% है, और सैलरी का 60 गुना, आप महीने की जितनी सैलरी है उसका 60 गुना तक मैक्सिमम होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोसेसिंग फ़ीस को आप आराम से नेगोशिएट भी कर सकते हो। ठीक है जी। ऐसे ही जो दूसरा है इसको बोलता है एसबीआई होम लोन टू नॉन सैलरीड। ठीक है, ये किसको मिलेगा? जैसे मान लो जो अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं, इसकी कंडीशन ये है कि जो भी बिजनेस कर रहे हो, लोन मान लो आज आप लेने चले, ठीक है, आप कह रहे हो मेरा फलाना फलाना कोई भी बिजनेस है, तो बैंक कहेगा कि पिछले 3 साल से यही सेम बिजनेस आपका होना चाहिए तभी हम लोन देंगे। ठीक है जी। और क्या बोलते हैं, मिनिमम 18 साल की एज में भी आपको ये लोन मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ का मिलता है, और वही प्रोसेसिंग फ़ीस 0.40% है। ठीक है, इसके बाद एसबीआई प्रिविलेज होम लोन, ये उनको मिलता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर प्रोसेसिंग फ़ीस एकदम शून्य लगती है, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती, क्योंकि बैंक मानता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमेशा फिक्स जॉब है, जॉब कभी जाती नहीं है, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट का चांस ना के बराबर हो जाता है, इसलिए इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलती है। ठीक है जी। वही 18 साल कम से कम उम्र है, 30 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है जी। एक केस आता है बीटी का, इसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई में, कहीं पे भी, आप चाहते हो कि इस होम लोन को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो इस प्रोसेस को हम बैंकिंग भाषा में बीटी बोल देते हैं, यानी बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र। तो इस केस में वही है कि अगर आप किसी दूसरे बैंक से एसबीआई में अपना होम लोन ट्रांसफ़र करते हो तो इसके ऊपर कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। कल को मान लो आपकी जो ईएमआई है, ये तो अक्सर वैसे आप शुरू में ही बात कर लेना, बड़े काम की चीज़ होती है। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं, तो आप इसे आराम से इसमें शिफ्ट कर सकते हो। और वही चीज़ है, ओवरड्राफ्ट लिमिट कितना ही अकाउंट चलता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है, मान लो 50 लाख का लोन है, हर महीने की किस्त आपकी मान लो 40,000 बन रही है, आपने किसी महीने 1 लाख डाल दिए, तो अब जो 60,000 एक्स्ट्रा डाले हैं ना, इस 60,000 को, वो पड़ा इसमें ही है, जब तक पड़े अच्छी बात है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा डाले तो इसे आप कभी भी वापस भी ले सकते हो। तो ये एक होम लोन ओवरड्राफ्ट की तरह भी चलता है, तो ये कुछ फैसिलिटीज़ देता है बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र के केस में। ठीक है, एक शौर्य डिफेंस पर्सनल्स, जो हमारे आर्मी के और पुलिस के और जो भी मतलब जो भी डिफेंस हैं, से नेवी के जो भी डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनके लिए जो होम लोन एसबीआई देता है वो डिफेंस पर्सनल के नाम से। तो इस केस में भी 0 प्रोसेसिंग फ़ीस है, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस एसबीआई चार्ज नहीं करता। ठीक है जी। और एक टॉपअप हो गया, यानी लोन के ऊपर लोन। मान लो 50 लाख का आपका लोन चल रहा है, आपने घर वर की कंस्ट्रक्शन शुरू की, आपको 10 लाख की और ज़रूरत पड़ गई, तो आप बैंक में जाओगे, कहोगे जी मेरे को और 10 लाख चाहिए, तो बैंक कहेगा ठीक है जी टॉपअप ले लो। अब अगर मान के चलो मेरा 9% पे होम लोन चल रहा था, तो ये अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा 9.5% तक मेरे को ये टॉपअप मिल जाता है। ठीक है, तो इसे हम टॉपअप बोलते हैं, लोन के ऊपर लोन। ठीक है, अब एक चीज़ हम देखते हैं, एक बार फटाफट कैलकुलेटर दिखा देता हूँ और एक चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे हम 30 साल के लोन को, मतलब मैं कंसेप्ट बताऊँगा कि जल्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम फटाफट से कैलकुलेटर देखते हैं। मान लो अगर 50 लाख का लोन है, ठीक है जी, 30 सालों के लिए अगर कोई लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे तो 8.5% के आसपास चल रहा है, अभी 9% मान लेते हैं, तो इसकी किस्तें बनेगी 40,230 रुपये। ठीक है, और ऐसे ही मान के चलो कि कोई 1 करोड़ का लोन लेता है, ठीक है, तो या फिर मान लो 30 लाख का ले लेते हैं,
30 लाख का अगर कोई लोन लेता है तो इसकी किस्तें बनेंगी 24,139। तो आप कैलकुलेटर तो आसानी से खुद भी देख सकते हो। सबसे काम की चीज़ है ये एमोटाइजेशन टेबल। इसके अंदर आपको मैं ये बताता हूँ कि कैसे लोन को जल्दी उतार सकते हैं ना। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, मान लो 50 लाख का किसी ने लोन लिया, ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मान लिया, और 360 महीने के लिए यानी भारतीय 36 30 सालों के लिए किसी ने लोन लिया, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, मैं यहाँ पे ना पीपीटी भी खोल लेता हूँ, ठीक है। एक चीज़ समझना, एक तरफ मैं दिखाऊंगा आपको कि किसी ने 30 ईयर्स के लिए लोन लिया, और एक तरफ हम देखेंगे कि यही लोन किसी ने 15 सालों के लिए लिया। होता क्या है ना, मान लो किसी की किस्त 40,000 रुपये बनी, मान लो आपने पहली किस्त बनी, पहली किस्त आप भरने गए, 40,000 रुपये की किस्त थी, तो इसमें से सिर्फ 2,000 रुपये तो मूलधन कम होएगा यानी प्रिंसिपल कम होएगा, और बाकी जो 38,000 रुपये है ना, ये ब्याज चुकाने में ही आपका चला जाएगा। यानी पहली किस्त हमने भरी, भले ही 40,000 रुपये की हो, लेकिन 50 लाख के लोन में से माइनस तो सिर्फ 2,000 रुपये ही हुए, बाकी के 38,000 रुपये तो सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चले गए। आप समझ रहे हो बात को? जैसे मैं आपको ना यहाँ और अच्छे से क्लियर करता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये 50 लाख का लोन था, मेरी पहली किस्त 40,231 रुपये की बनी, इसमें से 37,500 रुपये तो ब्याज चुकाने में ही चला गया, और 2,731 रुपये ही सिर्फ मूलधन कम हुआ। यानी पहली किस्त मतलब 50 लाख के लोन में से सिर्फ 2,731 रुपये ही कम हुए, और अभी भी मेरा बैलेंस कितना बच गया? 49,97,269 रुपये। ऐसे ही मान लो मैंने 1 साल हो गया, 12 किस्तें हो गई मेरी, ठीक है जी। 12 किस्तें भरने के बाद भी मेरा जो लोन है वो ये 12 किस्तें हो गई ना, मेरा जो लोन है वो 50 लाख में से अभी भी 49,65,000 यानी मोटा मोटा सिर्फ 35,000 रुपये मेरा लोन कम हुआ, और मैं 40,000 रुपये की 12 किस्तें भर चुका हूँ, यानी 12 चौक 48, मैं 4,80,000 रुपये अब तक भर चुका हूँ, लेकिन मेरा लोन सिर्फ 35,000 रुपये ही कम हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बैंक क्या करता है, ये इंटरेस्ट पेमेंट तो सारी बहुत ज़्यादा लेता जाता है और मूलधन बहुत धीरे धीरे कम करता है। फिर धीरे धीरे आप देखो, ये 360 महीने की है ना, इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, समय के साथ साथ देखो नीचे नीचे क्या होता जा रहा है। आप प्रिंसिपल, ये देखो इधर प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है, और ये वाला जो इंटरेस्ट है ये घटता जा रहा है। देखो और नीचे आएंगे, ये 360वें महीने पे क्या हुआ, फिर लास्ट में जाके प्रिंसिपल ज़्यादा लेता है, और फिर जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला जाता है। तो हमें क्या करना है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ये कैलकुलेटर पे आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 50 लाख का लोन लिया था, ठीक है, 50 लाख का, एक सेकेंड, ये कितना हो गया, 50,000, हाँ 50 लाख का, ठीक है जी। मेरी किस्त बन रही थी 40,231 रुपये। मैं ना इधर पीपीटी पे लिख लेता हूँ ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए। 50 लाख के लोन के पीछे 40,231 रुपये की मेरी किस्त बन रही है। कितने के लिए? अगर मैं 30 ईयर्स के लिए लोन ले रहा हूँ 50 लाख का, ठीक है जी, ठीक है जी। अब यही हम एक काम करते हैं, इस लोन को ना 15 साल का करते हैं, ठीक है। 15 साल का करूँगा, काफ़ी लोग कहेंगे किस्त ना 80,000 रुपये हो जाएगी, यही काफ़ी लोग कहेंगे, लेकिन मेरी जो किस्त है, मैंने यहाँ पे 15 साल का किया। अब मेरी किस्त कितनी होगी? 50,731, 50,731, और मेरा लोन कितने का हो गया? 15 साल का, और अमाउंट क्या है? वही 50 लाख है। आप खुद देखो, सिर्फ 10,000 रुपये ही तो एक्स्ट्रा किस्त बढ़ी, और मेरा लोन का जो टेन्योर है वो घट के आधा हो गया। तो इसलिए मैं सबको सलाह दूंगा, कभी भी ना 30 ईयर्स के लिए होम लोन मत लो, लोन लो 15 सालों के लिए। क्यों? देखो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, ठीक है, यहाँ हमारे इस पे तभी तो बोला जाता है कि ना 12+1 का कंसेप्ट लेके चलो, कि 12 किस्त तो महीने में भरनी भरनी है, एक किस्त पूरे साल में, यानी साल भर में 12 किस्तें तो भरनी है ना, हर महीने एक एक किस्त तो भरनी है बैंक की। आप बस एक किस्त साल भर में एक्स्ट्रा भर दो। जैसे 40,000 की किस्त है ना, तो आप क्या करो, महीने साल में आपने 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये तो भरने ही भरने हैं। आप
ये 40,000 पे एक किस्त बस पूरे साल में एक्स्ट्रा भर दो, यानी पूरे साल में आप बस 5,20,000 भरो 4,80,000 के जगह। उससे फ़ायदा क्या होगा? देखो जैसे मैंने पहली किस्त भरी यहाँ पे 40,000 रुपये की, ठीक है जी, लेकिन मेरा लोन कितना कम हुआ? सिर्फ 2731 रुपये ही तो कम हुआ। और ऐसे करते करते जैसे मैंने आपको बताया साल के बाद, हालांकि मैं 4,80,000 रुपये भर चुका हूँ, लेकिन मेरा जो लोन है वो अभी तक सिर्फ 35,000 रुपये कम हुआ। अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? 49,65,000 रुपये। लेकिन अगर मान के चलो मैं 12वें महीने में, ठीक है, 2 किस्तें भर देता हूँ, तो मेरा लोन अभी तक 35,000 रुपये कम था। जो मैं एक्स्ट्रा किस्त भरूंगा 40,000 रुपये की, ये सीधा सीधा मूलधन में से कम हो जाएगा। अब मेरा लोन 49,65,000 नहीं, 49,65,000 में से भी 40,000 घटा लो, तो जो काम पूरे साल भर में मैं नहीं कर पाया कि किस्त भर के, वो एक एक्स्ट्रा किस्त ने मेरा काम कर दिया। क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा किस्त भरूंगा ना, उससे मेरा सीधा सीधा मूलधन कम हो जाएगा, और यहीं पे ही मेरा मूलधन कम हो गया तो आगे आगे फिर धीरे धीरे, और समझ गया आप बात को, कि हर साल आप एक्स्ट्रा किस्त भरो। हो सकता है तो 12+2 का कंसेप्ट लगाओगे तो और जल्दी भी आपका लोन क्लियर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता कि बैंक का कैसे, आपको लगता है किस्त भर रहे हैं, किस्त भर रहे हैं, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का लोन, मैंने आज से थोड़े टाइम पहले जब रेपो रेट 4% चल रही थी, अब तो खैर 6.5% चल रही है, तो लोन 7% पे चलते थे, अब 6% भी हो गए थे। अब लोन ये 2.5% बढ़ गई है, तो 6 और 2 8.5% हो गए हैं। तो अब वही चीज़ होगी कि कितना टेन्योर भी बढ़ गया होगा लोगों का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे हो गए हैं। लोगों को लग रहा था पिछले 7 साल से भर रहा हूँ, अब मेरा जो लोन है, मान लो किसी ने 30 साल के लिए लिया, उसको लग रहा था 23 साल का रह गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए और दोबारा से वो लोन 26 साल का हो गया। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा किस्तें आप भरते रहोगे तो लोन जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी तरफ से मैंने सारा कुछ आपको बताने की कोशिश की। बाकी अगर आपको लगा ज़रा सा भी वैल्यू एडिशन इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे नई वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अभी के लिए दिस